स्टॉक एक्सचेंज, इसमें हम आज बात करेंगे कच्चे तेल से जुड़े हुए कुछ शेयरों पर। इन पर क्या रणनीति होनी चाहिए, पहले आप एक बार लिस्ट देख लीजिए इन शेयरों की, उसके बाद बात करते हैं हम एक एक शेयर पर। देखिए, आईओसी, ओएनजीसी, वेदांता, रिलायंस, एशियन पेंट, पीसीबीएल, यूफ्लेक्स, जेके टायर, सीएट, ये सभी कंपनियां मेजरली ये कंपनियां हैं। बहुत सारी कंपनियां और भी हैं। देखिए, क्रूड ऑयल से जोड़ोगे तो आप कम से कम 500,000 कंपनियां आपको मिल जाएंगी जहां पर कि उनका रिलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल से होता है। लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट नेम है जहां पर कि इन पर असर पड़ता है। कैसे पड़ता है वो हम बताते जाएंगे एक एक शेयर पर। आईओसी, देखो, क्रूड ऑयल को बाय करके इनको बेचना होता है। क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो महंगी हो जाती है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस या तो ये बढ़ाने की इनको अनुमति मिल जाए तो ठीक, नहीं तो इनको थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ता है शॉर्ट टर्म में, तो थोड़े से इनके मार्जिन वगैरह गिर जाते हैं। अंशुल भाई, आईओसी आज गिरा हुआ भी है, लेकिन फ्राइडे तक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा था। अब आईओसी पर आपका व्यू सर? ऑल टाइम हाई से अगर 4% नीचे गिरा है, कोई खास अंतर आना नहीं चाहिए। जब तक 50 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्टेड है, आपको आईओसी में लॉन्ग रहना चाहिए। और अगर फ्रेश बाइंग देख रहे हैं तो 20 डे मूविंग एवरेज 176, 50 डे मूविंग एवरेज 169 है। इसके बीच में फ्रेश बाइंग इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। ट्रेडर के लिए हमेशा ही स्टॉक में परेशानी रही है, तो मैं ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से ना पहले कभी रिकमेंड किया हूँ ना अभी रिकमेंड करूंगा। ठीक है। ओएनजीसी, अंशुल भाई, चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, वहां पर इनका स्टेक भी था, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी का। इन दोनों काउंटर को एक बार मिला के व्यू दे दीजिए कि इन दोनों पर क्या व्यू बनना है आपका, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया पर। सर देखिए, ऑयल ओएनजीसी में हमने डिस्कस किया था 287 पे गैप फिल हो सकता है। वहां पे गैप फिल होने के बाद नेगेटिव रिएक्शन है, तो अब अगली तेजी 289 के ऊपर क्लोजिंग पे ही आएगी। तब उस केस में ये स्टॉक 303 रुपए तक जा सकता है। मेरा कोई बाइंग में खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास अगर बढ़ता भी है तो मेरे पास इससे अच्छे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर है, मैं वहां ट्राई कर लूंगा। बाजार गैप डाउन खुला, ये अच्छी न्यूज के सारे गैप अप खुला, डे लो पे खड़ा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर गैप डाउन में नीचे खुले और प्रीवियस डे हाई के ऊपर खड़े हैं, तो आई वुड अगेन, मेरे को अगर लेना है मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ में लूंगा जो एनजीसी में नहीं है। और दूसरा गैप फिल हुआ है तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे एक छोटा सा टॉप भी बन सकता है। ऑयल इंडिया भी जब तक अगर आपके पास लॉन्ग है और और होल्ड करना है, 450 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 450 के ऊपर जब तक होल्ड है आप लॉन्ग रह सकते हैं। ऊपर में आपको कहीं भी खींच के 515 540 की जोन मिल सकती है। बाकी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग रहने में। 450 टूटता है तो ओवरहेड सप्लाई वापस से टेक ओवर करेगी और जो लोज बने थे 319 के वो रिटेस्ट होने जाएंगे। हम्म। वेदांता, अंशुल भाई, क्रूड ऑयल निकालती भी है और मेटल से भी जुड़ी हुई कंपनी है, तो मेटल में भी स्ट्रेंथ रही है, क्रूड ऑयल में भी स्ट्रेंथ दोबारा वापस आई है। 4 साल के हाई पर क्रूड आ गया, लेकिन काउंटर भी ऊपर आ गया। अभी क्या करना है सर? फ्रेश बाइंग के लिए अगर ढूंढ रहे हैं तो फ्रेश बाइंग अभी नहीं बनेगी। एटीआर एक्सटेंशन बना था 29 जनवरी को। 3 दिन में स्टॉक 769 से गिर के 613 रुपए तक आ गया था। उसके बाद से कंसोलिडेशन में है, बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है डेली पे। और वीकली पे एटीआर एक्सटेंशन वाली कैंडल का जो वीकली हाई और लो था उसी के अंदर ये पांचवा हफ्ता है, तो अभी फ्रेश लॉन्ग के लिए आज से इंटरेस्ट नहीं है। लंबा कंसोलिडेशन चलेगा जिसमें रेंज हो सकती है ऊपर 670-80 और नीचे 600 620। रिलायंस, देखो, नाम तो लेना ही पड़ता है। इसमें आप, आई नो कि आपके अपने डिस्क्लेमर हैं। इसमें अंशुल भाई ये बता दीजिए कि कौन से लेवल हैं जहां पर कि कंफर्टेबल बाय बनता है, और कौन से ऐसे लेवल हैं जहां पर कि अभी कंफर्ट जोन नहीं बन रहा है, जिन लेवल्स के आसपास। सर मैंने रिलायंस आज ही ट्रेड किया है तो आई वुड अवॉइड कंप्लीटली रिलायंस। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एशियन पेंट, एशियन पेंट में आपकी राय सर? चूंकि क्रूड ऑयल के भागने से इनका कच्चा माल महंगा हो जाता है तो इनके मार्जिन पर थोड़ा डेंट आता है। सर, क्या करना है एशियन पेंट में? सर एशियन पेंट जब रिजल्ट खराब दिया था 28 जनवरी को तभी 10-20-50 के नीचे आ गया था, तो रिलेटिव वीकनेस थोड़ी सी डेवलप हुई थी। और वीकली स्विंग लो का टारगेट खुला था 2304। 2304 आके कोई भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, ओपन लो के साथ खुला है। बट टाइम लेगा, डेली वीकली मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होंगे उसके बाद चलेंगे। अगर आपको एशियन पेंट बाई करना है तो वापस से मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज होके टाइटनेस कैसे डेवलप होती है ये पूरा फेज आपको पढ़ना है। तो 3 फरवरी 2025 से
आप 27 अक्टूबर 2025 वीकली चार्ट पढ़िए और उसके बाद वाले 6 हफ्ते की मूव देखिए। मूविंग एवरेज इतना लंबा समय न्यूट्रलाइज किया और 6 ही हफ्ते में 2400 रुपए से स्टॉक बढ़ के 3000 रुपए हो गया था। तो उस टाइप का कुछ न्यूट्रलाइजेशन फेज चलेगा तो आराम से 20-22 हफ्ते चल सकता है। तो नीचे यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, बट अपसाइड भी आपको बहुत कैप्ड रहेगी जब तक पैटर्न नहीं डेवलप हो जाता है। अगला शेयर है सर पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक। देखिए क्रूड ऑयल बढ़ता है तो इसकी भी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। काउंटर पर दबाव भी देखने को मिला जैसे जैसे ईरान टेंशन बढ़ रही थी पिछले वीक में भी, और अब चूंकि युद्ध ही शुरू हो गया है तो अब आज भी काउंटर थोड़ा प्रेशर में रहा। सर पीसीबीएल यहाँ पर लेना बनता है या अभी वेट करना चाहिए? सर पीसीबीएल देखिए 69 वीक्स में 55% करेक्ट हुआ और बाउंस बैक करके 10-20 डे मूविंग एवरेज में आके 10-20 वीक मूविंग एवरेज में मल्टीपल वीक्स दे रहा था। हालांकि गैप डाउन के बाद फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है तो मोस्ट लाइकली ये 311 टेस्ट करने जाएगा। बट मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में, ना लॉन्ग में ना शॉर्ट में, क्योंकि गिरावट 50 मंथ मूविंग एवरेज तक आ चुकी है। तो नई गिरावट बनाने के लिए भी 7-8 हफ्ते इसको बेस बनाना पड़ेगा और नई तेजी भी बनानी है तो कम से कम 7-8 महीने इसको बेस बनाना पड़ेगा। तो दोनों केस में अगर नीचे भी जाना है तो 7-8 हफ्ते लगेगा बेस बनाने में, ऊपर भी जाना है तो 7-8 महीने लग सकता है। तो अगले एटलीस्ट 7-8 हफ्ते तो कुछ भी नहीं होते हुए दिख रहा, तो अवॉइड वाली कैटेगरी में ज्यादा रहेगा। ना लॉन्ग साइड ना शॉर्ट साइड, कोई ट्रेड दिख ही नहीं रहा है इसमें। पैकेजिंग कंपनीज में यूफ्लेक्स, ईस्टर, इनमें एक स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली थी अंशुल भाई। ईस्टर में खास तौर से लास्ट वीक में मैं देख रहा था ये काउंटर 100 रुपए के पार पहुंच गया था। यूफ्लेक्स भी कोशिश कर रहा था, बुक वैल्यू तो इसकी काफी ज्यादा है 1070 है, लेकिन यूफ्लेक्स अपनी बुक वैल्यू से आधे पर भी ट्रेड नहीं कर रहा है। सर इनमें कोई अपॉर्चुनिटी कहीं नीचे आने पर? सर देखिए जब मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक वैल्यू नहीं देखना चाहिए या वो चीज है। आई वुड से कि बुक वैल्यू वगैरह आप चार्ट के साथ अलाइन करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली बुक वैल्यू पे इसलिए कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि जब आरकॉम गिर रहा था बुक वैल्यू उसकी शायद 198 कुछ रुपए थी और वो 50 रुपए था। उसके बाद जाके बुक वैल्यू कहीं नेगेटिव हुई थी जितना मेरे को याद है। ये फंडामेंटल में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन इतना मेरे को याद है क्योंकि इस पे एक क्लाइंट से बहुत लंबी बहस हुई थी एंड मैं उसी समय अपने चार्ट के साथ स्टिक कर रहा था कि ये डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। मेरे को सही लग रहा था और उनकी यही आर्ग्यूमेंट थी कि बुक वैल्यू यहाँ से बहुत ज्यादा है तो एटलीस्ट बुक वैल्यू तक तो आएगा। तो वो एक चीज है कि बुक वैल्यू काम करती है बट अगर चार्ट उसके अलाइनमेंट में हो तो, जो यहाँ पे नहीं है। बहुत लंबी डाउनसाइड तो नहीं दिख रही है, अनलेस 440 तोड़ दे तब लंबी डाउनसाइड खुल जाएगी। बट बहुत अच्छी अपसाइड भी नहीं है। 50 वीक मूविंग एवरेज 519 पे जाके बार बार अटक रहा है। जब तक उसके ऊपर क्लोज ना करे लॉन्ग नहीं करना है। शॉर्ट के ट्रेड अभी कोई खास दिख नहीं रहे हैं। सर टायर कंपनियों में जेके टायर, सीएट, एशियन पेंट, इन सब माफ कीजिएगा अपोलो टायर, इन सभी पे कोई आपका व्यू? क्योंकि इनके भी वही वाली प्रॉब्लम है कि टायर कंपनियों का जो रॉ मटेरियल होता है वो सीधा सीधा अलाइंड है क्रूड ऑयल के प्राइसेस से। सर इन दोनों तीनों काउंटर्स पर आपका व्यू? तो देखिए क्लासिक केस ऑफ फील्ड ब्रेकआउट क्या होता है। जो गलती आईआरबी में मैंने की थी वही गलती अब गलती नहीं कह सकते, मतलब सामने सामने अच्छी हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। 23 महीने का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट बना जेके टायर पे वीकली पे 103 हफ्ते का 9 फरवरी वाले हफ्ते में। अगले ही हफ्ते वर्टिकली डाउन मूव आ गया। ये अगर आपके पास 2 मिनट समय है तो इसका चार्ट शेयर करके मैं आपको दिखा दूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट भेजी है सर। क्लियर केस हमने इतने फेल्ड ब्रेकआउट्स देखे हैं। अब तो रट जाना चाहिए आपको कि ब्रेकआउट फेल होने के बाद में स्टॉक में क्या होता है। दोनों वीकली और मंथली इसीलिए दिखा दे रहा हूँ, डेली इग्नोर मार दे रहा हूँ क्योंकि हायर टाइम फ्रेम रूल्स। ये पूरा कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट था। ये ब्रेकआउट कहनी थी अगले हफ्ते वर्टिकली यहाँ पे फेलियर आया और 2 हफ्ते की लॉन्ग लिक्विडेशन आप देख लीजिए। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट भी ऑलमोस्ट होने को आ गया 438 रुपए का। मंथली चार्ट पे आप देखिए क्लियर शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन है।
तो मंथली पे तो इस फील्ड ब्रेकआउट का टारगेट ये वाला रीटेस्ट बनता है 397, और अगर 397 नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो मंथली पे लिक्विडेशन लेवल आता है 311 रुपए। तो ये फील्ड ब्रेकआउट इसी हफ्ते मतलब ब्रेकआउट वाले नेक्स्ट वीक में ही आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था, ताकि ये 2 हफ्ते की आप लॉन्ग लिक्विडेशन बचा के चल सकते थे। तो ब्रेकआउट बहुत अच्छी चीज है, बट ब्रेकआउट के बाद आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है कि फेल हो रहा है। यहाँ पे क्लियर फील्ड ब्रेकडाउन ब्रेकआउट फेल हुआ था, लिक्विडेशन में 438, 397 और 311 के टारगेट खुले हैं। सेम इज विद सीएट लिमिटेड, इसको भी चेक कर लेते हैं। ब्रेकआउट फेल, ये शूटिंग स्टार कैंडल, और आप लिक्विडेशन देखो पहला लेवल ऑलमोस्ट आने वाला है 3097 का। और मंथली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट पे ये ये मंथली कैंडल थी आपकी, जिसके अंदर पूरा काम हो रहा था। 4 हफ्ते की इनसाइड बार थी और आज उसके नीचे गैप डाउन खुला था, हालांकि अंदर आ गया है। अगर ये फेलियर होता है तो 3700 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट ओवरऑल अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो इसमें भी डाउन साइड कम से कम खुल जाएगी 3000 तक की। तो टायर स्टॉक्स में क्लियर ब्रेकआउट फेल हुए हैं। अगर आप किसी भी तरह की लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर रहे हैं तो अभी आप दिक्कत वाले समय में हैं। टायर स्टॉक्स में अभी व्यू नेगेटिव ही है अंशुल भाई का, और देखिए उन्होंने चार्ट पर बता भी दिया कि किस तरह से ब्रेकआउट फेल हुए। जब सपोर्ट आएंगे, जब पाइंग बनेगी, तब हम आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन ये जो क्रूड ऑयल से जुड़े हुए शेयर हैं, ज्यादातर इनमें प्रॉब्लम तो अभी चल रही है। कुछ कुछ शेयर हैं जहां पर कि जैसे फॉर एग्जांपल आईओसी, ओएनजीसी, यहाँ पर ठीक है कि ये गिरावट में थोड़ा सा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन ज्यादातर शेयर्स में जो क्रूड ऑयल से जुड़े हुए शेयर्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम है। और लेवल्स अंशुल भाई ने आपको साथ शेयर कर ही दिए। तो अब अंशुल भाई, डिस्क्लेमर याद हो गया? नहीं सर, अभी वही लड़कों से बात हो रही थी कि भाई वो जितना बोलता है उतना तुम रिकॉर्ड कर लो, अपन लिख के उसकी फोटो बना के सबको दे देंगे कि भैया फोटो चला दो डिस्क्लेमर का, इतना नहीं रट पाएंगे। ठीक है भाई, तो पीसीआर लिख के टीम भी दिया है अंशुल जी कि का डिस्क्लेमर चला दो। वो रट नहीं पा रहे हैं, और ठीक है। देखो देखो, और ये लड़के मेरे को डिस्क्लेमर है लिख भैया के दिए हैं, अंशुल जी की टीम और का। लड़के लिख के दिए हैं और व्हाट्सएप पे पिंग भी किए हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स पे हमने बात की है उस पे मेरा या हमारी कंपनी का कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही कुछ राय हमने अपने क्लाइंट्सों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर पे इंडिकेट नहीं होता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका डेफिनेटली सलाह लीजिए, खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अबे धन्यवाद डिस्क्लेमर में नहीं आता है। अंशुल जी, ये होती है देखो, नकल करते करते आज भी बेचारा कहा नकल में भी धन्यवाद भी अकल बोल लगती दिया। है, नकल में भी भाई अकल लगती है। बहुत बढ़िया, ये बढ़िया था। ये अजय, अंशुल जी एक चीज बताओ, आपने उस दिन बोला था कि मैं हल्दर अगर 28 सेकंड में बोल रहे हैं मैं 25 सेकंड में बोल दूंगा, लेकिन आपकी स्पीड देख के तो लगा नहीं कि अभी 25 सेकंड वाली स्थिति आ गई है। क्या क्या हुआ? सर ऐसा है ना, एक बार मतलब मैं आपको ले चलता हूँ महाभारत काल में। एक बार अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे नदी किनारे, तो कृष्ण ने कहा कि पार्थ गांडीव उठाओ और बाण चलाओ। तो कृष्ण ने पूछा कि चलाना किस तरफ है, किस दिशा में है, निशाना कहाँ लगाना है। तो कृष्ण ने कहा कि पार्थ तुम बाण चलाओ, उड़ता तीर लेने वाले बहुत हैं, कोई ना कोई ले लेगा। तो ये डिस्क्लेमर वाला मैंने खुद ले लिया है। भैया उड़ा कोई शब्द कलकत्ते से नहीं था, है। बनारस में ले लिया गया। ठीक है महाराज, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अंशुल भाई, आपको, आपके परिवार को, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के बाद ही मिलेंगे, आपसे मिलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप लोगों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि गुरुवार को जब हम मिलेंगे तो सबके मुंह लाल नीले पीले हरे रंगे हुए होंगे, पक्के रंग से।
नहीं देखो, छुटा के आना पड़ेगा। आप उम्मीद करता हूँ आपका तो मतलब रंग बिल्कुल साफ सुथरा होगा, हमसे तो और सर मेरा आप भी। कोई अच्छी चीज की उम्मीद आज तक किए हैं जो पूरी हुई है? जितने ऊधम नहीं, और मैं हुड़दंग हमेशा हो सकती है मेरे ये अलावा कोई ये किया है आज तक? आप जितना हुड़दंगी बनते हो उतने हो नहीं। पहले बता दूं मैं मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है। आप बातों से पूरा बनते हो, लेकिन मैं जानता हूं आप जितनी बातें करते हो उसका 50% हुड़दंग मचाते हो। बातों से पूरा 100% करते हो, उसमें कोई सर देखो, वो नहीं है। सर यहाँ पे फिर मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आप हैं सूट बूट पहने और रोज शेविंग करने वाले, एकदम जिसको हम लोग कहते हैं ना क्लासी आदमी। आप एकदम क्लासी आदमी हो, मतलब ये कहना चाहिए कि आप जेडी वैंस हैं और अरे मैं डोनाल्ड महाराज, ट्रंप हूं, तो मैं कब क्या कर जाऊंगा किसी को पता नहीं रहेगा। भैया बहुत ट्रम्प को गाली पड़ रही है, आप मत बनो ट्रम्प, कोई और दूसरा एग्जाम्पल ढूंढो। मेरा ठीक मैं है, आपको एक जेडी वेंस बनाओ एग्जांपल या देता मुझे हूँ कुछ मैं भी आपको एक बनाओ। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो आप बोल रहे हो ना कितना, मतलब आप सिर्फ बातों से हो। पिछली होली मैं जनरली नीचे जाता हूँ अपार्टमेंट में, तो मैं पीछे खड़ा रहता हूँ कि बच्चे और महिलाएं होली खेलती हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे खड़ा रहता हूँ। तो हम्म। मिष्टू एक दोस्त है उसकी, उसके साथ खेलती हैं। उनकी माता जी ने सिर्फ एक गलती कर दी कि होली खेलते खेलते, चूंकि रुचि नहीं आई थी चीकू की वजह से, मैं अकेला था, होली खेलते खेलते उनने ऐसे बाल पकड़ के मिष्टू के बाल खींच दिए थे रंग लगाने के लिए। उनके पति को कोई आइडिया ये नहीं तो था कि थोड़ा सा। ऐसा कुछ हुआ है। भाई साहब को जमीन पे गिरा के छाती पे पांव रख के उनको पूरा लाल और नीला रंग उनके मुंह पे पक्का वाला लगा के, और उसके बाद उनकी शर्ट फाड़ के, उसके बाद मैंने उनको छोड़ा था। उनको 3 दिन तक ये पता नहीं चला कि क्या हुआ। और फिर उनकी श्रीमती जी घर आई थी, उन्होंने पूरी सफाई दी रुचि को। तब तक रुचि को भी नहीं पता था कि क्या हुआ है। उसके बाद क्या झाड़ू बेलन उठे थे ये आपको पता है। तो मैं क्या कर सकता हूं मुझे खुद नहीं पता है कि गुस्से में आने के बाद क्या होगा, ये मेरे को खुद नहीं पता होता है। तो एक जगह है जहां मेरा गुस्सा अनकंट्रोल्ड हो जाता है, वो है बच्चे। उनके साथ जब तक आप तमीज में हैं तब तक मैं भी बहुत तमीज मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। तो अगर भाभी जी सुन रही हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पति के साथ पिछली होली में क्या और क्यों हुआ था। भैया अब देखिए, उनकी जो धर्म पत्नी है उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि उन्होंने क्या कुछ झेला और आपको क्यों बेलन पड़े। लेकिन हाँ, खैर, आपकी कहानी किस्से आप सुनाते रहते हो, बड़े मजेदार होते हैं। लेकिन चलिए किसी और दिन फिर कहानी किस्से भाई साहब सुनेंगे को अंशुल मजेदार भाई। नहीं लगे थे? हाँ। हाँ। भाई साहब को मजेदार नहीं लगे थे जब उनकी छाती पे पांव रख के उनकी शर्ट फाड़ी गई थी? महाराज, आप तो आप कृष्णी हैं। आप कृष्णी हैं। आप अर्जुन नहीं है, तीर नहीं मारते आप कुछ और ही करते हो। और चलिए ठीक है, अंशुल भाई बहुत बहुत ठीक है शुक्रिया। सर। देखिए शरद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शरद सर सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। आज ये अंशुल जी थोड़ी अपनी होली की कथाएं सुना रहे थे, अमर कथाएं सुना रहे थे होली की, कि क्या कुछ इन्होंने झेला है और क्या कुछ। शरद सर, होली पर आपकी कुछ कथाएं हैं, आपके कुछ एक्सपीरियंस। हाँ विवेक जी, देखिए होली में एक्सपीरियंस वही, यूजुअली तो पहले घर जाना होता था, अब नहीं, इधर अब तो मुंबई में ही रहना होता है ज्यादा करके, और हम्म। ज्यादा मैं जा नहीं पाता हूँ। तो लेकिन ये है कि विद इन बॉम्बे में, मुंबई में, अक्रॉस कंट्री नाउ इट्स अ कल्चर नाउ कि विद इन हाँ। सोसाइटी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो वो हम्म। थ्रू आउट द ईयर होती रहती हैं हर फंक्शन पर। तो वैसे ही हम्म। मैं अभी जहाँ रहता हूँ मुंबई में, हार्ट ऑफ हम्म। मुंबई, सो यहाँ पर पूरा जो है सब सोसाइटी में सारे फंक्शंस 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो गए, और वो पूरे हम्म। कल्चरल इवेंट होते हैं, राइट फ्रॉम जो भी आप फोक सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, और उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट भी इनवाइटेड रहते हैं। तो इट्स अ होलिस्टिक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। और रंग भी अच्छे से खेला जाता है, लेकिन विद इन लिमिट्स रहता है वो भी। और सभी लोग मिलजुल करके इसको एंजॉय करते हैं। अब क्रॉस कंट्री कल्चर है, तो फेस्टिविटीज तो अच्छे से एंजॉय होती हैं, और मैं भी यूजुअली उसका एक पार्ट रहता हूँ। आई गो विद द फ्लो ऑफ द थिंग्स, मैं कभी भी अपने प्रेफरेंसेस को नहीं लाता उसके अंदर। एज थिंग्स हम्म। गो, जैसे बच्चे चाहते हैं, जैसे
फ्रेंड्स एंड होते हैं आसपास हमारे जो सोसाइटी में, अदरवाइज वो जैसा चाहते वैसा उस वक्त मैं किसी चीज को मना नहीं करता, वी ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, सो दैट और ऐसा कुछ एंड टू वर्ड इवेंट होता भी नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी हियर। सो एक अच्छा मौसम माहौल रहता है विवेक जी, बहुत मजा आता है। और छोटे में तो बहुत ही मजा आता था जब अपने घर जाना होता था। कर रहे हैं ना सर, जो कहानी आप मिश्रा जी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक तो मिश्रा जी बंबई में रहते हैं जहाँ शरीफ लोग रहते हैं, दूसरा मिश्रा जी भी आप ही के स्तर के एकदम पॉलिश्ड आदमी हैं, तो जो कहानी आप खोज रहे हैं वो आपको यहाँ मिलेगी, बनारस में मिलेगी, यूपी में मिलेगी, हम जैसे लोगों के पास मिलेगी। ये बंबई में और आप जैसे पॉलिश्ड लोगों के जो टाई आई पहन के बैठते हैं, आप लोगों में नहीं मिलेगी। आप लोग बस गुलाल उलाल से टीका लगा लिया, इधर इधर लगा लिया, आप लोग इतनी ही होली खेलते हो। बिल्कुल ठीक बात है अंशुल भाई, मैं मानता हूँ। शरद जी ये ना पता है, वैसे जिंदगी में सबको स्टॉप लॉस का ज्ञान देते हैं, मैं आज बता रहा हूँ थोड़ा हल्के उसमें कि वे बताते हैं स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन जब ये होली खेलने वाली कहानियां बता रहे, मुझे लगा नहीं कि इन्होंने जीवन में स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस लगाया है विदाउट स्टॉप लॉस। जी जी, नहीं मैं अंशुल जी से इसलिए इत्तेफाक रखता हूँ कि मेरा बचपन पूरा यूपी और दिल्ली में ही बीता है, तो वो नॉर्थ इंडिया का मुझे पूरा फ्लेयर है, मुझे पूरा पता है कैसे वो होता है। तो जो अंशुल जी बता रहे हैं मैं उसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ, ओवर द ईयर जब से मैं मुंबई में हूँ करीब 15 साल से, तब तक इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट यूपी का कल्चर आज भी वही है जो अंशुल जी बता रहे हैं। और देखिए उसमें प्यार मोहब्बत खट्टा मीठा सब चलता है, और इमोशनल आउटबर्स्ट भी होते हैं जैसे अंशुल जी बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद सब दोस्ती यारी हो जाती है, सब गले मिल जाते हैं और 1-2 दिन बाद सब भूल जाते हैं चीजें। ये रह गया था सर बताना कि 3-4 दिन बाद सब नॉर्मल हो गया, तब से आज तक चीजें नॉर्मली चल रही हैं। उनकी तो दूसरी बिटिया हुई थी तो पूरा अस्पताल जाना आना सब हम ही लोग किए थे, तो ये भी होता है। तो वो 2-4 दिन का था, वो हो गया खत्म। बहुत अच्छे आदमी हो, पहले हड्डी तोड़ दो फिर डॉक्टर के भी आप ले जाते हो। विवेक जी मैं बनारस का मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बनारस जाता हूँ, मैं अभी भी गया था लास्ट टाइम। मैंने वहाँ एक चीज सुनी थी, पंडित जी ने मुझे बताया था बनारस में, कि जो वहाँ बाबा होते हैं, पंडित होते हैं, एक तो बनारस के लोग बड़े मस्त होते हैं, मतलब दे आर वेरी फन लविंग काइंड ऑफ पीपल, वो अपनी ही हमेशा उनके चेहरे पे आप खुशी देखेंगे। दूसरा वहाँ बाबा होते हैं जो भोलेनाथ को भी आशीर्वाद दे देते हैं तो खुश रहो। अच्छा, तो वो एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं, वो शहर अपनी ही मस्ती में रहता है। तो अरे सर सिर्फ आशीर्वाद नहीं देते हैं जी जी, एक मस्त आदमी है, तो सिर्फ वो आशीर्वाद उस शहर का एक अलग ही अलग है। जी जी बिल्कुल, उस शहर का एक अलग ही कलर है। अरे घाट पे अघोरी वगैरह जो रहते हैं वो बाबा को आशीर्वाद भी दे देते हैं, गाली भी दे देते हैं। उनका कहना है कि भाई हमारा अपना संबंध है, इससे तुमको क्या लेना देना। तो वो अघोरी लोगों का उनका अपना है, तो वो सिस्टम है अपना, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना होता है ना होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो शरद जी कह रहे हैं, बहुत लोग हैं जो आशीर्वाद भी दे देते हैं, जो दामाद मानते हैं, बहुत लोग गाली भी दे देते हैं उनको, मतलब बहुत लोग नहीं, अघोरी लोग। तो वो एक अपना परंपरा और वो कल्चर है। तो बनारस में आपको बहुत तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी, बहुत तरह की चीजें। बनारस एक अलग ही तरह का शहर है, विश्व के अंदर मैंने देखा जितना मैं घूमा फिरा हूँ, वो एक अलग ही तरह का शहर है, अलग ही तरह का। वो शहर में जाके आपका 100 किलो वेट अपने आप कम हो जाएगा, आप दिमाग से फ्री हो जाएंगे, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, और जो वो फील आएगा आपको कहीं और, मुझे नहीं लगता कि उस तरह का मौसम या उस तरह का अनुभव आपको कहीं और हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो बनारस चलते हैं शरद जी, और अंशुल जी को विदा देते हैं। अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का स्वागत है बनारस में। इसी बात पे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद अंशुल भाई, धन्यवाद अंशुल जी, टेक केयर।